एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की जिला सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट टाइम पे रुद्रप्रयाग जिला कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिद्वार जिला, जो कि हमारी जिला सीरीज का अंतिम जिला होगा। इसके बाद आपकी जिला सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो ये भी 1 से 2 से 3 वीडियो में मैक्सिमम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हर वीडियो में हम देखते हैं जिला सीरीज की कि हम इसके मैप के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपका हरिद्वार का मैप दिखता है। इसकी सीमाओं की बात की जाए तो देहरादून और पौड़ी गढ़वाल यानी कि 2 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं, लेकिन यूपी से इसकी सीमा बहुत ज़्यादा लगती है। इधर का अगर आप देखेंगे यानी कि ये पश्चिम और दक्षिण का इलाका पूरा का पूरा इसका यूपी से लगा हुआ है, और इसका उत्तर का और पूर्व का इलाका पौड़ी गढ़वाल से और उत्तर का देहरादून से लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सिर्फ 2 जिलों की सीमा को ये टच करता है। इसके अलावा दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जो कि उत्तराखंड के सिर्फ 2 जिलों को टच करता है, वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर भी एक मैदानी जिला है और हरिद्वार भी एक मैदानी जिला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 13 जिलों में से सिर्फ 2 जिले ही मैदानी हैं, जिसमें एक है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले मैदानी हैं या फिर उत्तराखंड के 13 जिलों में से कौन से 2 जिले मैदानी हैं, तो उसमें एक हरिद्वार आता है, दूसरा उधम सिंह नगर आता है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के जिलों में कौन से ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड के जिलों को सबसे कम जिनकी सीमाएं लगी हुई हैं, यानी कि उत्तराखंड जिले के अन्य जिलों से जिनकी सीमाएं सबसे कम लगी हुई हैं, तो वो भी आपके ये 2 ही जिले हैं। इन दोनों की सीमाएं 2-2 जिलों को ही टच करती है, बाकी के आप जो भी जिले देखेंगे उनकी 3 से ज़्यादा को ही टच करेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 जिले हो गए। इसके अलावा जो हमारा हरिद्वार है ये 2 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, यानी कि एक है बिल्व पर्वत और दूसरा है नील पर्वत। बिल्व व नील पर्वत के बीच में गंगा नदी के तट पर। तट पर ये बसा हुआ है। इसके अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खानपुर है, फरकपुर है, नारसन है, झबरेड़ा है, इकबालपुर है, लक्सर है, लंदौर है, रुड़की है, भगवानपुर है। ये सारे इसके क्या हैं, प्रमुख जगह हैं जो कि हमारे किसकी हैं, हरिद्वार की। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ आप लोगों को समझ में क्या आनी चाहिए कि अगर आप जिला सीरीज देख रहे हैं और इस तरीके से मैप से आप इसे देख रहे हैं तो कभी कभी तहसील मिलाने को आ जाती है, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ईजी पड़ता है। हर की पैड़ी की बात की जाए तो हर की पैड़ी यहाँ पर इसी के नीचे आपका गुरुकुल कांगड़ी है, जो कि थोड़ा सा पौड़ी के भी टच करता है। यहीं से अगर बात की जाए तो गंगा नदी का प्रवाह कुछ इस तरीके से यहाँ से है, और यहीं से गंगा नदी क्या है, 7 धाराओं में प्रवाहित होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है वो 7 धाराओं में इस तरीके से यहीं से प्रवाहित होती है। उसके पीछे की कहानी हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो राजाजी नेशनल पार्क है वो भी हरिद्वार से लगा हुआ है, उसे हम पढ़ चुके हैं। वो भी आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से लगा हुआ है और इधर पौड़ी की तरफ इतना पूरा एरिया घेरता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी बात, हरिद्वार की बात, और ये हो गई इसकी स्थिति की बात, भौगोलिक स्थिति की। अब अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है 2360 वर्ग किलोमीटर। तो ये बात हो गई भौगोलिक स्थिति की। अब अगर इतिहास की बात की जाए कि आखिर हरिद्वार का इतिहास क्या था, तो गोरखाओं का शासन हुआ, ब्रिटिश शासन हुआ, ये चीज़ें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, अब उसकी तरफ हम देख लेते हैं। सबसे पहला हरिद्वार का जो नाम है इसको कहा जाता है चारों धामों का द्वार। अन्य नाम चारों धामों का द्वार इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी तीर्थयात्री आते हैं सबसे पहले हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से ही वो फिर चारों धामों की तरफ जाते हैं। तो चारों धामों का द्वार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हरिद्वार को। मायापुरी किसे कहा जाता है, ये भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। माया क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है गंगा द्वार या फिर तीर्थ स्थलों का द्वार। तो ये तो सीधे सीधे नाम है हरिद्वार के। ठीक है, इसके अलावा इसके आकार की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि हरिद्वार जो दिखता है वो बैठे हुए ऊंट के आकार का दिखता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसका आकार कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है बैठे ऊंट के आकार जैसा, बैठे
ऊंट के जैसा, ऊंट के जैसा ये प्रतीत होता है। तो इतनी बातें आपको कम से कम अभी तक पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात की जाए, ये जो हरिद्वार है इसको यहाँ पर आप सबको ही पता है, शैव मत के लोग भी रहते हैं, वैष्णव मत के लोग भी रहते हैं, तो वो इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि जो लोग केदारनाथ जाते हैं, शिव भगवान के भक्त होते हैं, वो इसको हरिद्वार कहते हैं। जो वैष्णव मत वाले होते हैं वो इसे हरिद्वार कहते हैं। तो हरिद्वार इसको कौन कहते हैं? जो कि शिव भगवान के भक्त हैं। और अगर वैष्णव भक्तों की बात की जाए तो वो इसको कहते हैं हरिद्वार, वो इसको हरिद्वार कहते हैं। तो ये भी एक छोटी सी बात थी। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले कपिल मुनि का आश्रम था, यानी कि वो यहाँ पर रहा करते थे, आश्रम था उनका, तो उनके ही यहाँ पर रहने की वजह से इसको कपिला भी कहा जाता है। तो कपिल मुनि के आश्रम होने की वजह से इसको कपिला कहा जाता है। ये भी आप लोगों को नोट करना है। आश्रम होने की वजह से इसको कपिला कहा जाता है, इसको कपिला कहा जाता था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिन्हें यहाँ पर गेरुए मृदभांड मिले थे। गेरुए मृदभांड का क्या मतलब होता है? यानी कि गेरुए कलर का मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो उनको यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले थे जो कि गेरुए कलर के थे, इस वजह से इसे गेरुआ मृदभांड भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भर्तृहरि जो थे वो यहाँ पर आए थे शिवालिक श्रेणियों में, और उन्होंने यहाँ पर तपस्या वगैरह की थी, और यहीं पर उन्होंने 2 रचनाएं दी थी, जिनमें से एक का नाम था नीति शतक और दूसरे का नाम था वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि जो है इन्होंने 2 रचनाएं दी थी, एक का नाम था नीति शतक और दूसरे का नाम क्या था? वैराग्य शतक। वैराग्य शतक ये किसके द्वारा लिखी गई थी रचना? ये भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई थी। भर्तृहरि जो थे वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई थे। तो जब ये यहाँ पर तपस्या करने आ गए थे, शिवालिक श्रेणियों में ही ये रहने लग गए थे, तो विक्रमादित्य बाद में यहाँ पर आते हैं और अपने भाई की याद में वो क्या करते हैं? भर्तृहरि की जो पैड़ियाँ हैं उनका निर्माण करवाते हैं। तो जो हम ये हर की पैड़ी कहते हैं, इसको भर्तृहरि की पैड़ियाँ भी कहा जाता है। तो अगर इसका निर्माण आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। राजा विक्रमादित्य जो है उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य ने यहाँ पर क्या करवाया था? हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था, हर की पैड़ी का निर्माण। ठीक है, ये जो हर की पैड़ी है इसको कहा जाता है भर्तृहरि की पैड़ियाँ, क्योंकि इन्हीं की याद में इन पैड़ियों का निर्माण करवाया गया था। और ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, ये हम सबको ही पता है हरिद्वार का। इसके अलावा हरिद्वार जो है, जब गोरखाओं का यहाँ पर शासन चल रहा था उस टाइम पर यहाँ पर जो है दासों का बिक्री केंद्र ये हुआ करता था। तो जो गोरखा थे उन्होंने इसे क्या बनाया था? दासों का बिक्री केंद्र। दासों का बिक्री केंद्र का क्या मतलब होता है? जो दास वगैरह थे उनको यहाँ से बेचा और खरीदा जाता था। तो गोरखाओं के समय में ये क्या था? दासों का बिक्री केंद्र था। बिक्री केंद्र था। ठीक है, तो इस तरीके से हरिद्वार को बहुत पहले से यहाँ पर बहुत से मुगल शासक भी आए हैं, महात्मा गांधी भी आए हैं, इसके अलावा बहुत से लोग अन्य भी यहाँ पर आए हैं। तो शुरुआत से ही ये क्या था? धार्मिक स्थल के रूप में इसको माना जाता था और इसको बहुत ही पूजनीय भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से मंदिर वगैरह हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल जैसा कि 2360 वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा क्षेत्रफल है। लेकिन इसकी जनघनत्व की अगर बात की जाए तो जनघनत्व उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो हरिद्वार में ही है। तो एक तरफ से आप लगा सकते हैं कि इतना छोटा सा जिला है लेकिन इसमें कितनी ज़्यादा जनघनत्व है। और उसके पीछे का मेन कारण क्या है? कि गंगा के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे स्थित होने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कृषि वगैरह का बहुत अच्छा क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र होता है। तो हर कोई समतल क्षेत्र में रहना चाहता है, ऊपर पहाड़ियों में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है। इसके अलावा जो हरिद्वार है, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, गंगा यहाँ से इस तरीके से बहते हुए इधर आती है और 7 धाराओं में बहती है। 7 धाराओं में क्यों बहती है? क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम पर 7 ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और जब गंगा बहने लगी तो 7 ऋषियों को क्या था? अगर एक तरफ से बहती तो कहीं ना कहीं 7 ऋषियों को बुरा लग सकता था। इसलिए गंगा ने क्या किया? 7 धाराएं बना ली और 7 धाराओं में बहने लगी। तो इसके पीछे भी ये रीजन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा क्या है? 7 धाराओं में बहती है।
7 धाराओं में बहती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका हर की पैड़ियाँ हैं, इसी के बगल में यहाँ पर क्या मिले हैं, भवनों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जिसको कहा जाता है डाटावली भवन। डाटावली भवन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डाटावली भवन कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए भर्तहरि के पास में ही है, यानी कि हरिद्वार में है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो डाटावली भवन आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, हरिद्वार में, और भर्तहरि के पास में ही ये है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सर्वाधिक जो यहाँ पर क्या है, जनघनत्व वाला जिला हमारा कौन सा है, ये हरिद्वार है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा नगरों की संख्या भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है। नगर अगर आपसे पूछे जाते हैं कितने हैं, तो इसके 24 नगर हैं। तो आप देख सकते हैं इतने छोटे से क्षेत्रफल में 24 नगर होना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके अलावा विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, और 11 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो विधानसभा सीट अगर आपसे पूछेगा 11 हैं हरिद्वार में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जनसंख्या की, जनघनत्व की, क्यों ज़्यादा है उसके पीछे मैं कारण बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि आप सबको ही पता है कि क्या है, ये तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या रहना पसंद करती है। अब यहाँ पर अलग अलग यात्री जो हैं अलग अलग टाइम पर आए थे। कुछ बौद्ध यात्री थे, तो कुछ विदेशों से यूरोपीय यात्री वगैरह आए थे। कब आए थे और उन्होंने हरिद्वार को क्या क्या नाम दिए थे, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अन्य यात्री और उनके द्वारा दिए गए नाम। तो अब आपको हेडिंग डालनी है, अन्य यात्री और उनके द्वारा दिए गए नाम। विदेशी यात्री इनको हम कह सकते हैं। यात्रियों का आगमन आप इसे लिख सकते हैं, या यात्रियों के द्वारा दिए गए नाम। तो सबसे पहले आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा वेनसांग का। वेनसांग हरिद्वार में आया था लगभग 634 ईसा में। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, वेनसांग। वेनसांग हरिद्वार आया था 634 ईसा में, और इसने हरिद्वार को कहा था मोयुलो। ये मोयुलो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसको हरिद्वार को इसने क्या कहा था, मोयुलो कहा था, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, इसके अलावा गंगा को भी इसने एक नाम दिया था, और गंगा को इसने कहा था महाभद्रा। महाभद्रा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा को महाभद्रा किसके द्वारा कहा गया था, वेनसांग के द्वारा कहा गया था, या फिर वेनसांग ने गंगा को क्या कहा था, तो महाभद्रा कहा था। और हरिद्वार को इसने क्या कहा था, मोयुलो कहा था, हरिद्वार को। तो ये जो मोयुलो है, क्योंकि ये चीनी यात्री था, चीन में इसने कहा था, यानी कि अपने जो चीनी लैंग्वेज होगी उसमें इसने मोयुलो कहा था। तो इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया था, लेकिन एक इतिहासकार थे जिनका नाम था कनिंगम। कनिंगम ने कहा कि इस मोयुलो का जो मतलब है वो है मयूरपुर। तो कनिंगम के अनुसार मोयुलो का मतलब क्या है, मयूरपुर। इतिहासकार थे कनिंगम, इन्होंने मयूरपुर कहा है। किसको, इसी मोयुलो को इन्होंने मयूरपुर कहा है। तो सबसे पहला यात्री कौन था, चीनी यात्री था वेनसांग। 634 ईसा में वो यहाँ पर आया था हरिद्वार में, और उसने हरिद्वार को कहा था मोयुलो, और गंगा को कहा था महाभद्रा। ठीक है, दूसरा यात्री यहाँ पर आता है तैमूरलंग। तैमूरलंग का जो आगमन हुआ था वो 1398 या फिर 1399, आपको 2 डेट्स देखने को मिलती हैं, 98 और 99। उस टाइम पर वो यहाँ पर आया था। दूसरा था तैमूरलंग। तो तैमूरलंग का आगमन यहाँ पर बताया जाता है, ये बताया जाता है 1398 या फिर 99 में। ये एक आक्रमणकारी था, हो सकता है इसने आक्रमण किया हो, लेकिन बुक्स में ये देखने को मिलता है कि इसका आगमन हुआ था। ठीक है, तो ये भी इसका जो एक इतिहासकार था जिसका नाम था सरुद्दीन। सरुद्दीन ने जो है इसको क्या कहा था, हरिद्वार को उसने कपिला या फिर कुपिला कहा था, कपिला या कुपिला। इसका इतिहासकार था सरुद्दीन। सरुद्दीन के द्वारा ये कहा गया था हरिद्वार को। तो तैमूरलंग का क्या मतलब, ये जो तैमूरलंग था एक तरफ से आक्रमणकारी था। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आया इसने आक्रमण वगैरह किया होगा, लेकिन इसका जो इतिहासकार था सरुद्दीन, उसने हरिद्वार को क्या नाम दिया था, कपिला या फिर कुपिला, उसने हरिद्वार को कहा था। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि जो अबुल फजल था, जो कि जिसने कि आईने अकबरी की रचना की है, उसमें भी हरिद्वार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है अबुल फजल। तीसरा लिखना है आपको अबुल फजल। सबसे पहली बात, अबुल फजल जो है इसने आईने अकबरी की क्या की है, रचना की है, आईने अकबरी।
और ये अबुल फजल किसके दरबार में रहता था? ये अकबर के दरबार में था। इसने हरिद्वार को क्या नाम दिया है? माया नाम दिया है। इसने हरिद्वार को माया कहा है। ठीक है, तो ये भी लिखता है इस आईने अकबरी में कि हरिद्वार जो था यहाँ से गंगा का पानी जाता था अकबर के रसोई में, तो कहीं ना कहीं बहुत पवित्र इसे उस टाइम पर भी माना जाता था। तो उसी के हिसाब से इसने लिखा है कि इसको माया इसने कहा है, और कहा है कि माया से जो अकबर था उसके जो भी रसोई वगैरह थी वहाँ पर पानी जाया करता था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल के द्वारा। और अबुल फजल ने किसकी रचना की है? आईने अकबरी की। ये भी आपसे बहुत बार जीएस में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो अकबर था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया गया था। हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार। ठीक है, तो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया गया था। निर्माण मैं आपको बता चुकी हूँ, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये दो चीज़ें आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा 1608 में जब जहांगीर का शासन चल रहा था उस टाइम पर भी यहाँ पर एक यात्री आया था जिसका नाम था टॉम कार्याट। चौथा आपको लिखना है टॉम कार्याट। और टॉम कार्याट यहाँ पर कब आया था? जब जहांगीर का यहाँ पर शासन चल रहा था, यानी कि 1608 में, जहांगीर के शासनकाल में। भारत में जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। ये जब यहाँ पर आया था और इसने जब हरिद्वार को देखा था तो इसने हरिद्वार को कहा था शिव की राजधानी। टॉम कार्याट के द्वारा हरिद्वार को क्या कहा गया था? शिव की राजधानी कहा गया था। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद 1620 में यहाँ पर जहांगीर जो था वो खुद भी आया था हरिद्वार में। तो जहांगीर यहाँ पर कब आया था? 1620 में आया था। जहांगीर हरिद्वार आया था। तो इतनी आपकी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा गांधी जी का आगमन भी बहुत बार आपको पता होना चाहिए कि कब आए थे, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो एक तो 1915 में गांधी जी आए थे और दूसरा 1927 या फिर 1929 में आए थे। ठीक है, तो बहुत सी बुक में आपको गांधी जी का जो आगमन है वो 1927 दिखेगा, लेकिन किसी किसी बुक में 1929 भी दिखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। गांधी जी का जो आगमन था हरिद्वार में वो हुआ था 1915 और 1927 या 29, इसको कर देना। तो जो भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1915 तो कंफर्म है, सब जगह 1915 है, लेकिन किसी बुक में 1927 है तो किसी में 1929 है। ये दोनों डेटें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अंतिम पॉइंट आपको आज का ये नोट करना है कि हरिद्वार जो है इसको उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का केरल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हरिद्वार को। तो ये आपकी आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।